इस द्वीप पर आज मेरा दूसरा दिन है और अगर आप मेरी जैसी स्थिति में फंस गए हैं तो आपकी अगली प्राथमिकता होगी खाना। मैं समंदर में अपनी किस्मत आजमाने वाला हूँ। पहले मुझे एक बर्छा बनाना होगा। इसके लिए मैं ये बांस इस्तेमाल करूंगा। ये चिर न जाए इसीलिए मैं इस पर गुड़हल की छाल बांधूंगा। चल कट जा कट जा। मैंने अब बांस के सिरे को चीर दिया है और ये टुकड़ा बस यहाँ नीचे फंसा ही है। अब मैं इसके चारों किनारों को तेज करने वाला हूँ। ये जितने तेज होंगे मेरे लिए कोई ना कोई मछली पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर मुझे खुद को बचाने की जरूरत पड़ी तो भी ये काम आएगा, क्योंकि यहाँ के समंदर में शार्क भी शिकार करती हैं। अब इसकी धार काफी तेज हो गई है और ये अब मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल सही औजार बन गया है। यहाँ बहुत सी मछलियां हैं, बशर्ते मैं उन्हें पकड़ सकूं। पर साथ ही खतरा भी है। कुछ मछलियां जहरीली होती हैं तो कुछ हमला कर सकती हैं। साथ ही मुझे अपने हाथ अंधेरी दरारों से दूर रखने होंगे, क्योंकि खतरनाक मोरे ईल नजर आने वाली किसी भी चीज पर हमला कर देती हैं। और इन्हें खाने की कोशिश भी मत कीजिए। मोरे ईल की वजह से सिग्वटेरा हो सकता है। यह अमेरिका में होने वाली सबसे आम मरीन फूड पॉइजनिंग है। मैं बस कुछ मिनट ही अपनी सांस रोक पाऊंगा, फिर मुझे सतह पर आना पड़ेगा। सभी मैमल्स में इंसानों की सांस रोकने की क्षमता सबसे कम होती है। लेकिन मुझे यह करते रहना होगा। अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी हिम्मत काफी बढ़ जाएगी। ये कछुआ मेरे लिए एक लजीज डिश साबित हो सकता है, लेकिन 1970 के उत्तरार्ध में इन्हें विलोपन के खतरे से घिरे जीवों की सूची में रखा गया था, तो बहुत मजबूरी होने पर ही मैं इसे खाऊंगा। मेरी सांस फूलने लगी है, लेकिन पहले के मुकाबले मैं सांस ज्यादा देर रोक पा रहा हूं और मुझे यही करना चाहिए। धीरे धीरे पानी के नीचे अपनी सांस ज्यादा देर रोकनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ किसी शार्क से मुलाकात की उम्मीद नहीं कर रहा था। खुशकिस्मती से ये एक सैंडबार शार्क है, यहाँ की सबसे कम आक्रामक प्रजातियों में से एक। लेकिन इससे मुझे अंदाजा हो गया है कि यहाँ ऐसी और भी हो सकती हैं, तो मुझे जल्दी से पानी से बाहर निकलना होगा। पर मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। जिंदा रहने के संघर्ष से जुड़ी किसी स्थिति में आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए और उसके कामयाब ना होने पर नई योजना बनानी चाहिए। मैं पैसिफिक के द्वीपों पर रहने वाले लोगों की एक पारंपरिक तकनीक आजमाऊंगा। मैं एक पौधा ढूंढ रहा हूं जिससे मछली को जहर दिया जा सकता है। ट्यूबर प्लांट पूरे प्रशांत महासागर में आमतौर पर उगता है। इसकी पत्तियां अंडाकार होती हैं और यह समुद्री किनारों के नजदीक पाया जाता है। जहर इसकी जड़ों में होता है। इसकी सिर्फ ताजा और छोटी जड़ें ही इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जहरीली होती हैं। जब लहरें पीछे हटती हैं तो अक्सर छोटे छोटे गड्ढों में मछलियां फंस जाती हैं और मैं यहाँ इस ट्यूबर की जड़ को कुचल रहा हूं ताकि इसका तेल बाहर आ जाए। और ये बढ़िया काम है। इसे आप अच्छी तरह से कुचल दीजिए और फिर इसे पानी में ऐसे धो लीजिए। कुछ ही मिनटों में इस पानी में फंसी कोई मछली तैरकर सतह पर आ जाएगी। इस पौधे और इसकी जड़ों में रोटेनोन नाम का एक प्राकृतिक जहर होता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए सदियों से करते आए हैं। इस जहर का इंसानों पर कोई असर नहीं होता, तो इन मछलियों को खाया जा सकता है। 8 मछलियां मिल गई हैं। खाने का इंतजाम तो हो गया, पर अब जब मैंने इन्हें पकड़ लिया है मुझे इन्हें पकाना भी होगा और इसके लिए मैं एक ईम्यू में इन्हें बेक करूंगा। ये दरअसल एक हवाईयन पारंपरिक रॉक अवन होता है। मैं ये काम कब से करना चाहता था, लेकिन मुझे बस इसे ठीक से करने का वक्त कभी नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक गड्ढा खोदने वाला हूं। अब मैं इस
बड़े से चिमटे का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने पहले बनाया। ये काफी बढ़िया है। इसके जरिए मैं कुछ पत्थर उठा सकता हूं और इन्हें यहां रख दूंगा। ये काफी गर्म पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों के जरिए मछलियां धीमे धीमे पकने वाली हैं। और ये पत्थर कई घंटों तक बहुत गर्म रह सकते हैं और रेत भी एक बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है। अब मैं इन मछलियों को इन टी ट्री की पत्तियों में लपेट दूंगा और पोलिनेशिया के लोगों के लिए ये पत्तियां बहुत अहमियत रखती हैं। इन्हें दवाइयां बनाने के लिए और एंटी एजिंग खूबियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इससे स्वाद बढ़ जाता है और नमी भी कायम रहती है। और मैं इसे इस गजब के स्टीमर के बीच वाले हिस्से में रखने वाला हूं और मैं इसके एक छोर को इस तरह बांध देता हूं और अब ये ओवन में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं कुछ पत्तियों को यहां ओवन की तली में रख रहा हूं और फिर इसके ऊपर मैं ये रख दूंगा इस तरह से और ऊपर कुछ और पत्तियां रख रहा हूं और बस अब मैं इसे ढक देता हूं और करीब 1 घंटे में ये मछलियां पककर तैयार हो जाएंगी। इंतजार नहीं किया जा रहा। मछलियां पक रही हैं। इस दौरान मैं नारियल के गूदे से तेल निकाल रहा हूं जो मुझे सूरज की धूप और खारे पानी से बचाएगा। मैं इसे निकालकर कुचलने वाला हूं और इसका तेल निकालूंगा। मैं इसे किसी सनस्क्रीन जैसा स्मूथ तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसे इतना कुचल दूंगा कि इसमें से तेल बाहर आ जाएगा और इसी तेल के जरिए मैं खुद को खारे पानी, यहाँ की रगड़ और धूप से बचा सकता हूँ। बस मुझे इसे अपने हाथों पर और अपनी त्वचा पर इस तरह से रगड़ना होगा। आपको इसमें से तेल निकलता दिखेगा और इससे मुझे काफी बचाव मिलेगा। मछलियां अब तक पक चुकी होंगी। ये देखिए, मछलियों की आंखें बाहर आ गई हैं। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं। मैं एक बाहर निकाल लेता हूं। मछली की आंखें बाहर आ गई हैं, यानी ये पक गई हैं। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये जरूर स्वादिष्ट होगी। आप ऐसे किसी द्वीप पर लंबे वक्त तक रह सकते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि फंसे हुए नाविकों ने अपने घर लौटने के लिए बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं। कल मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं एक राफ्ट बनाकर समंदर की तरफ निकलने की कोशिश करूंगा। मैं एक ऐसे शख्स का किरदार अदा कर रहा हूं जो प्रशांत महासागर के बीच मौजूद किसी द्वीप पर फंसा हो। मेरे पास रहने के लिए जगह है, खाना है और अब मैं खुद को बचाए जाने के लिए कई हफ्ते इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके द्वीप पर पानी और खाना खत्म हो जाए तो आप तब भी बचाए जा सकते हैं अगर आप वहाँ से चले जाएं, और मैं यही करने वाला हूँ। पोलिनेशिया के पुराने लोग इस तरह की नाव में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया करते थे, लेकिन जब भी उन्हें और ज्यादा दूर जाना होता था तो वो इस तरह का आउटरिगर इसके साथ जोड़ देते थे और इससे नाव स्थिर हो जाती है। लेकिन मेरे पास इस तरह की बढ़िया नाव बनाने का ना ही वक्त है और ना ही औजार हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ ढेर सारी काम की चीजें हैं। बहुत सारा बांस है और काफी रस्सियां भी हैं और मैं उन चीजों से एक बड़ा राफ्ट बना सकता हूँ, एक कैटमरान जैसे। इसी के जैसी एक छोटी सी नाव। वो इतनी पेचीदा नहीं होगी, लेकिन वो बहुत स्थिर होगी और उसी के जरिए मैं इस द्वीप से निकल पाऊंगा। समुद्री यात्री हजारों साल से बांस का इस्तेमाल उसकी ताकत और उसके पानी में तैरने की वजह से करते आए हैं। बांस के सेक्शन जॉइंट्स के बीच हवा मौजूद होती है और इसकी लकड़ी में भी छोटे छोटे हवा के चेम्बर्स होते हैं। बांस के ऐसे पेड़ को गिराने के लिए मुझे इसके निचले हिस्से में आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि इसे काटने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। अपने चाकू से इसे काटने लगा तो सदियां लग जाएंगी, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे इनमें से किसी एक हिस्से में सुराख करना होगा, क्योंकि ये बांस हवा से भरे सील्ड कंपार्टमेंट होते हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आग जलाने पर हवा गर्म हो सकती है और ये बांस फट सकता है। तो मुझे चाकू की नोक से या धार के जरिए सुराख बनाना होगा ताकि प्रेशर कम हो जाए। ये बांस बहुत ही सख्त है, लेकिन मुझे लगता है हाँ, मैंने बाहरी हिस्सा काट दिया है तो इससे प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब मुझे बस आग जलानी होगी और इसके लिए मैं नारियल के इस बाहरी टुकड़े में अंगार लेकर आया हूँ और
हाँ, ये अब भी सुलग रहा है। हाँ, ये अंगार अब भी जल रहा है और इसे सुलगाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। ये अंगार बुझने ही वाला था। अगर ये बुझ जाता तो मुझे दूसरा लाने के लिए 1 किलोमीटर का सफर तय करके जंगल में जाना पड़ता। ओ, बढ़िया। अब मैं इसे हिबिस्कस के छाल की मदद से बांधने वाला हूं। इस कैटमरान जैसे डिजाइन से राफ्ट को ज्यादा स्थिरता मिलेगी और मुझे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह। अब मैं इसे पानी में उतारना चाहता हूं। इसके डेक को इतना मजबूत और लचीला होना चाहिए कि ये ताकतवर लहरों को झेल सके और मुझे भी पानी से ऊपर सूखा रखे।